गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडियो का बता दीजिएगा, ऑडियो क्लियर है? ओके, 1 मिनट में लिंक शेयर कर लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है पवन कंबोज और इस वीडियो में हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो सकता है कि कोई एक आधा पूछा जाए, पर एक ये रिवीजन क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। गुड मॉर्निंग अभी जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हिस्ट्री बहुत ही ब्रॉड डोमेन है और अगर आप यूडीसी के एग्जाम की बात करें तो मोस्टली अभी तक का जो पैटर्न देखा गया है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा, अब क्या पता पैटर्न अगर चेंज हो जाए तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए और उसी से हमारा काम हो जाएगा। बेसिक आइडिया इन द सेंस कि अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो क्या हमको पता होना चाहिए, क्या टॉपिक पता होने चाहिए, मिडिवल हिस्ट्री में क्या पता होना चाहिए और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या एक रफ आइडिया होना चाहिए, इस पे मैं पहले बात करता हूं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो 2 से 4 मिनट में मैं एक कुछ क्विकली ब्रीफली आपको बता देता हूं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में कुछ राजा हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको इनके बारे में सब पता होना चाहिए। साथ ही थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको एक दो साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में। क्योंकि अभी आप सब कुछ दोबारा तो नहीं पढ़ सकते, लास्ट में एक दो बार पिछले कुछ सालों से कुछ कैपिटल्स पूछी जा रही हैं, चालुक्या से सवाल बन रहा है, एक आधा सवाल चालुक्या से पूछ लिया जाता है। मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पे कोई ना कोई एक आधा सवाल बन जाता है। दिल्ली सल्तनत में कौन इंपॉर्टेंट राजा है? दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है। बस ये 5 राजा हैं जो आप एक बार कवर कर ले। फिर आते हैं मुगल्स। मुगल्स के हर एक राजा के बारे में चीजें इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा एक आप देख लीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई और कैसे इंडिया का नेशनलिस्टिक मूवमेंट ग्रो किया। तो ये एक रफ डोमेन है, जिन लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है एक बार इतने ये टॉपिक्स को क्विकली ग्रो थ्रू कर लीजिएगा। अब मैं ज्यादा यहां पे डिटेल में बात करूंगा तो पूरा लेक्चर इसी चीज में चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चंस के साथ ही आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको बोला जाता है? और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब लोगों को इसका आंसर पता होगा। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है? यहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ज्यादातर मॉडर्न के पूछे हुए हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
तो बताइए इनमें से फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है? सब लोगों ने आंसर देने हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ठीक है, आप सब लोगों ने ट्राई करना है। तो इसका आंसर है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिनको आप आईएएस आईपीएस कहते हैं आज के जमाने में, ये जो सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, पर जो आज के तरीके में जिस तरीके से काम करते हैं इसको स्प्रेड करने वाले चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। तो इंट्रोड्यूस नहीं बोला गया है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला गया है। तो जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है? चार्ल्स कॉर्नवालिस। और ये काफी ब्रीफ टाइम तक भारत के एक तरीके से गवर्नर जनरल रहे, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। 1785-86 से आते 1792-93 तक ये रहते कॉर्नवालिस। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था। जी हाँ, कॉर्नवालिस काफी ज्यादा। मीनम जी ने एक कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जिसको इसमें डाउट हो? इतना याद रखिएगा, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। देन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स के पास कुछ एरिया आया, बंगाल का एरिया आया। 1765 से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद 1765 से 1772 तक बंगाल का पूरा कंट्रोल रहता है रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में। क्लाइव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग, जो कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। ये 1773 से लेके 85 तक रहता है। इसके बाद आता है कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट भी बोला जाता है, जिसको जमींदारी सिस्टम बोला गया। और साथ ही साथ उनको बोला गया फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। क्लियर है यहां तक? तो सवाल अगर पूछा जाए कौन फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूं। यहां पे कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए बात करते हैं नेताजी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं। नेताजी ने कौन सी पार्टी बनाई थी कांग्रेस से निकलने के बाद? देखिए, जिन्होंने हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ा डर लग रहा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल है कि नेताजी ने कौन सी पार्टी बनाई थी कांग्रेस से निकलने के बाद। तो ऑप्शन आया है डी, ऑप्शन आया है सी। सब लोग प्लीज आंसर दीजिए। अगर INA, डी, INA, चलिए बात करते। देखिए, नेताजी के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, मुझे एक बात बताइए, पार्टी और आर्मी में क्या कोई फर्क होता है? अगर सवाल में पार्टी पूछा है, अगर सवाल में पार्टी पूछा है तो उसका आंसर आर्मी कैसे हो सकता है? क्या पार्टी और आर्मी में फर्क नहीं होता? भले ही आप जो कह रहे हैं कि वो INA के साथ एसोसिएटेड थे, बिल्कुल थे, पर INA एक आर्मी थी। सो इसका आंसर है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। जिसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ये कांग्रेस में से टूट के बनी थी। इसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस।
इसके झंडे में टाइगर बना हुआ था। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि 1938 1939 में ये सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के ही मेंबर थे। तो कांग्रेस के सेशन के लिए इलेक्शन होते थे कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, हु विल बी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सो एक बार सुभाष चंद्र बोस बन गए, फिर दूसरी बार भी बन गए, पर गांधी जी इस चीज के फेवर में नहीं थे। गांधी जी ने दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। और सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर उनके फेवर में काम नहीं कर रहे थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे। इस सब चीजों से नाराज होके उन्होंने 1939 में कांग्रेस छोड़ी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, जिसके लीडर वो खुद थे। ही वॉज द लीडर। क्लियर है ये? सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब लोगों के बीच में आपस में डिफरेंसेस थे, पर उसके बावजूद भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चलाऊंगा, इसलिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। जो आईएनए है वो आर्मी है और उसकी लीडरशिप 1943 में सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आई है। सुभाष चंद्र बोस के साथ इंपॉर्टेंट सवाल यह भी पूछा जाता है, इन्होंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था इंडियन नेशनल आर्मी को, दैट इज गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। आंसर यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सोल्जर से कह रहे हैं कि आओ लड़ो हमारे साथ, हम इंडिया को आजाद करा के रहेंगे। आईएनए आजाद हिंद फौज के साथ। जी बिल्कुल, तुम मुझे खून दो। और एक और चीज याद रखना, इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी, इतना डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, महात्मा गांधी को बापू कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे पहली बार। फादर ऑफ द नेशन जो हम महात्मा गांधी को कहते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस ने ही वो टाइटल दिया था। तो ये लोग महान लोग थे। इनको पता था कि जो हमारी लड़ाइयां हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल लड़ाइयां हैं, लेकिन गोल सबके सेम है। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। इवन जब आईएनए की रेजिमेंट बनाई, तब भी सुभाष चंद्र बोस ने रेजिमेंट का नाम गांधी जी के नाम पे रखा। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। और एक ऑल इंडिया वुमेन रेजिमेंट भी बनाई थी जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। चलिए आगे मूव करता हूं। क्लियर है? सो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने सब कवर कर दिए इस क्वेश्चन में। अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और जो जिस सेशन के वो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था त्रिपुरा और हरिपुरी। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोला जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? एनी जी मैं आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन उस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर अगर उससे रिलेटेड सारा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताऊं मैं। जरूरी नहीं है कि जो सवाल पूछा है वही आए, क्या पता उसके एक्सप्लेनेशन से कोई सवाल आ जाए।
तो याद रखिएगा इसका आंसर है मिंटो। आंसर है मिंटो। कम्युनल इलेक्टोरेट यानी देखिए ब्रिटिशर्स ने 1858 के बाद पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल फॉलो किया, यानी हिंदू एंड मुस्लिम्स को लड़ाओ, लोगों को इंडिया के आपस में लड़ाओ और खुद रूल करते रहो। ये चीजें चलती चलती पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। 1906 में फॉर्म होती है मुस्लिम लीग। कहां पे? ढाका पे। मुस्लिम लीग ये डिमांड करती है कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो, जिसको 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ब्रिटिशर एक्सेप्ट भी कर देते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट, इन्हीं को कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया और फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को बोला गया। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो वॉइसरॉय था। इसीलिए जो रिफॉर्म्स आए थे उनको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक तरीके से एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था जो वहीं ब्रिटेन में रहता था, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कोई भी सवाल इंडिया से रिलेटेड पूछा जाएगा या कोई भी बिल लाया जाएगा वो यही लेके आएगा। सो मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर है यहां तक? कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब है कि हम कुछ ऐसी सीटें रिजर्व कर देंगे, यहां पे कैंडिडेट भी मुस्लिम होंगे और जो वोट डालेगा वो भी मुस्लिम ही होगा, बाकी पॉपुलेशन को वोट डालने का भी अलाउ नहीं होगा। यही फर्क होता है रिजर्वेशन में और कम्युनल इलेक्टोरेट में। क्लियर है? रिजर्वेशन में किसी सीट को रिजर्व करना और कम्युनल इलेक्टोरेट में या सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या फर्क होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उससे पहले कौन कौन उस एरिया के वोटर है उनका इलेक्टोरेट बनाया जाता है, जिसको इलेक्टोरल रोल भी बोला जाता है, आज भी बनाया जाता है। अगर इवन फॉर एग्जांपल कोई सीट वुमन के लिए भी रिजर्व है तो जो वोट डालेंगे वो सारे लोग डाल सकते हैं। इसको कहते हैं रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, कि आपने सीट सिर्फ वुमन के लिए रिजर्व की है। पर सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि जो वोटर्स की लिस्ट बनाई जाएगी, मान लीजिए अगर वुमन कैंडिडेट या वुमेन्स के लिए रिजर्व है तो उस पूरी इलेक्टोरेट में सिर्फ वुमेन्स के ही नाम होंगे, यानी वुमेन्स को ही वोट डालना अलाउ होगा। क्लियर है ये? तो रिजर्वेशन में क्या फर्क है? रिजर्वेशन में वोटिंग सब करते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट में क्या है कि जिसके लिए रिजर्व किया गया है वही वोटिंग करेगा। यही सेपरेट इलेक्टोरेट एंग्लो सिक्स को, सॉरी एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया, क्रिश्चियंस को दे दिया गया। कब दिया गया? इन 1919। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक इस्तेमाल किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या रॉलेट सत्याग्रह में? देखिए एक एक क्वेश्चन पे इतनी चीजें मैं आप लोगों को समझा सकता हूं कि एक ही क्वेश्चन पे पूरे 60 मिनट एक्सप्लेन कर सकता हूं। पर पॉइंट यह है कि आप वही सारी चीजें समझिए जो इंपॉर्टेंट है। गांधी जी इंडिया कब आए? आप लोग पहले ये बताएं। गांधी जी इंडिया कब आए? गांधी जी इंडिया कौन सी कंट्री से आए ये भी बताइए। जिस कंट्री में गांधी जी थे वहां क्या कर रहे थे ये भी आप बताइए चैट सेक्शन में। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा फंडा क्या है।
आंसर इज 1915, 9th ऑफ जैन। कंट्री थी साउथ अफ्रीका में, और वहां क्या कर रहे थे, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसीलिए कभी आपसे पूछा जाए कि एनआरआई डे कौन से दिन को मनाया जाता है, तो एनआरआई मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो एनआरआई डे मनाया जाता है 9th ऑफ जैन को हर साल। ये उसी डेट को कॉमेमोरेट करता है जिस डेट पे गांधी जी इंडिया वापस आए थे। गांधी जी केम बैक टू इंडिया। नो नो, नांग जी, ही वॉज नॉट स्टडिंग लॉ, ही वॉज प्रैक्टिसिंग लॉ। उन्होंने लॉ की स्टडी इंग्लैंड में की थी, ये कंफ्यूज मत करिएगा। इंग्लैंड में प्रैक्टिस, सॉरी, इंग्लैंड में स्टडी किया था, प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका में किया था। जी। तो याद रखिएगा 1916 में गांधी जी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो पूरे इंडिया को घूमते हैं। 1917 में पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, दैट वाज चंपारण सत्याग्रह। फिर 1918 की शुरुआत में वो पार्टिसिपेट करते हैं इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कोई दिक्कत नहीं है नांग जी। 1918 की ही शुरुआत में, जिस टाइम पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक चल रहा होता है, गुजरात का ही एक और इलाका है जहां खेड़ा में एक सत्याग्रह चल रहा होता है, जिसको गांधी जी का आशीर्वाद मिला था, लेकिन ग्राउंड में उसको लीड कर रहे थे सरदार पटेल। और गुजरात सभा। एंड 1919 में गांधी जी करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। इसका आंसर है, पहली बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब ये पर्टिकुलर मूवमेंट्स क्या थे, अगर आपको इनको डिटेल में समझना है तो मेरी वीडियो पड़ी है आपके नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे। वहां पे जाके आप प्रॉपरली डिटेल में समझ सकते हैं कि ये सारे मूवमेंट क्या थे। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये चंपारण में इशू क्या था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इशू क्या था, खेड़ा में क्या था और रॉलेट में क्या था, वो मैं अभी यहीं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, याद रखिएगा, चंपारण बिहार के इलाके में, और यहां पे इशू था इंडिगो का, इंडिगो प्लांटर्स का। ओके। जूली जी कह रही हैं देख लिया था, कैसा लगा जूली जी, एक्सप्लेनेशन आपको सही लगा उसमें? मैंने उसमें पूरा डिटेल में समझाया कि सारी चीजें क्या हो रही थी। अगर आपके पास टाइम हो आप देख लीजिएगा, कोई कंपल्शन नहीं है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में मिल वर्कर्स का इशू था। किस चीज का इशू था, बोनस का या सैलरी का इशू था? खेड़ा सत्याग्रह में इशू था टैक्सेस का। ब्रिटिशर ज्यादा टैक्स डिमांड कर रहे थे और इंडियंस कह रहे थे कि हम पे नहीं कर पाएंगे। और लास्ट है रॉलेट सत्याग्रह, ये था अगेंस्ट द पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट। तो ये चारों हैं, इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में उन्होंने ये हंगर स्ट्राइक इसलिए की क्योंकि बहुत मोटिवेशन डाउन हो गया था वर्कर्स का, उनको मोटिवेट करने के लिए, और ब्रिटिशर्स को या जो भी मिल ओनर्स थे उनको फोर्स करने के लिए उन्होंने ये हंगर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया पहली बार। सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया? इनमें से कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसने पीडब्ल्यूडी स्टार्ट किया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टार्ट किया?
आंसर आ रहे हैं सी डी। कोई बी को भी देख लो, कोई ए को भी देख लो, बेचारे फोमो महसूस कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सी में पैसा लगाएगा। ठीक है अभी जी, देखते हैं आप पैसा जुए में जीतते हैं या नहीं जीतते। PWD बी, ओके। बात करते हैं। देखिए PWD डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। PWD डिपार्टमेंट का जितना भी आपका डेवलपमेंट का काम होता है उसको कौन देखता है, PWD डिपार्टमेंट। सो आंसर है इसका लॉर्ड डलहौजी। देखिए डलहौजी दो तीन अलग अलग वजहों के लिए फेमस है, ध्यान से समझिएगा। डलहौजी के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा फेमस है अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। नांग जी भुलक्कड़ मत होइए, माता रानी का नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए और ट्रस्ट करिए अपनी कैपेबिलिटीज को। देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। द्रे जी आप बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो एक पर्टिकुलर स्पीड से ही करता हूं। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने स्टार्ट किया था, उसके अलावा इन्हीं के टाइम पीरियड में पहली रेलवे इंडिया में स्टार्ट हुई, इन्हीं के टाइम पीरियड में पहला PWD डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, इन्हीं के टाइम पीरियड में पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट की गई, पोस्टल सर्विसेज को मॉडर्नाइज किया गया इनके टाइम पीरियड में। तो ये सारी एक्टिविटीज इनके टाइम पीरियड में हुई थी और आपको ये सारी एक्टिविटीज इसी तरीके से याद रखनी पड़ेगी। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पहली रेलवे कहां से कहां तक चली थी, इसका भी जवाब आप लोग चैट सेक्शन में दे सकते हैं। इन्हीं के जाने के तुरंत बाद कुछ ही टाइम के अंदर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो जाता है। तो याद रखिएगा ये 1848 से 1856 तक ये रहे थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो पहला रोड बना था, पहले जो रेलवे बना था वो बॉम्बे टू थाने था। ठीक है बॉम्बे टू थाने था और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते। इनमें से कौन मित्र मेला का फाउंडर था। मित्र मेला और अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कौन था, जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए आंसर इसका है सी, वीडी सावरकर साहब के साथ आप ये जान लीजिएगा, इसके साथ इनके साथ एसोसिएटेड है। इन्होंने 1857 को बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मित्र मेला और अभिनव भारत नाम के ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एसोसिएटेड थे, रेवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे और बाद में हिंदू महासभा और हिंदुत्व के लिए भी इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आंसर इज वीडी सावरकर। बस इतना ही है, आप लोगों के लिए याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इन्होंने ही 1857 की लड़ाई को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। अगले सवाल पे मूव करते हैं। लीजिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है, अब अगले सवाल का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा इंग्लिश गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय को मार दिया गया था अंडमान आइलैंड में। सो देखिए एक ही इंडिविजुअल है जिसको मारा गया है, एक ही इंडिविजुअल है जिसको मारा गया, बाकी सब किसी को नहीं मारा गया। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय था, प्लीज बताएं जल्दी। सो आंसर इज मायो।
शेर अली अफरीदी नाम के एक इंडिविजुअल ने इनको मारा था। ये अंडमान में गए थे, वहां पे जेल में, अंडमान में जेल बनाई गई थी, जिनको काला पानी की सजा होती है उनको वहां रखा जाता था। तो वहीं जेल को विजिट करने गए थे, तब मौका मिलते ही शेर अली अफरीदी ने मायो को मार दिया। तो ये याद रखिएगा, 1869 से 72, 3 साल के अंदर ही अगला आ गया था, क्योंकि इनको मार दिया गया था 72 में। तो आंसर इज ए, मायो। क्वेश्चन नंबर 8, भगत सिंह जी का किसके साथ एसोसिएशन है? बताइए जल्दी। बताइए किस केस के साथ एसोसिएटेड है? आंसर इज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में ये नहीं थे, उसमें बिस्मिल थे, राजेंद्र लहरी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं थे। इनका इन्वॉल्वमेंट था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में ये इन्वॉल्व नहीं थे, वो जो ट्रेन लूटनी थी उसमें ये इन्वॉल्व नहीं थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी किसको कहते? लाहौर कॉन्स्पिरेसी उसको कहते जब इन्होंने सांड्रस को मारा था, गोली मारी थी। जब सांड्रस को मारा था उसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। मारना था स्कॉट को, मार दिया था सांड्रस को। क्यों मारना था? क्योंकि लाला लाजपत राय को मारा था इन लोगों ने। स्कॉट ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, उसका बदला लेना था। स्कॉट को मारने गए थे, लेकिन मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी मिस्टेक की वजह से सांड्रस मारा गया था। और ये कब हुआ था? 1929 में। उसके अलावा भगत सिंह जी का एसोसिएशन है दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग केस पे। जब इन्होंने बॉम्ब फेंका था अलॉन्ग विद बटुकेश्वर दत्त, कहां पे? दिल्ली की असेंबली में। क्यों भेजा था, क्यों फेंका था? ताकि दुनिया भर में न्यूज बने। उसके अलावा भगत सिंह का एसोसिएशन है HRSA या HRA के साथ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको बाद में नाम बदल के HRSA कर दिया गया था। तो ये भगत सिंह जी के साथ इंपॉर्टेंट चीजें एसोसिएटेड है। भगत सिंह ने जो किताब लिखी गई थी उसका नाम था वाई आई एम एन अथीस्ट। YIMNS अथीस्ट। ठीक है। भगवंत नाम के पेन नेम से वो कुछ टाइम तक एडिटर के रूप में कुछ आर्टिकल भी लिखते थे एक अखबार में। तो ये सारी चीजें भगवंत या भगत सिंह के नाम से। और भगत सिंह को फांसी कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। कब हुई थी भगत सिंह जी को फांसी? क्लियर है? अगले क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। कौन से केस में? दोनों केस में। जो बॉम्बे की असेंबली में बम फेंका था और लाहौर कॉन्स्पिरेसी, दोनों केस का फाइनल सबमिशन ये था। इनके साथ सुखदेव जी को और राजगुरु जी को भी फांसी हुई थी। अगला सवाल है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन में भगत सिंह से रिलेटेड सारी चीजें बता दी। एक नारा और इनके साथ एसोसिएट किया जाता है जिसका नाम है इनकलाब जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे?
जिन लोगों ने भी मेरी क्लास पढ़ी हो मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग सही देंगे। एक बार लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर है विलियम बेंटिक। 1765 में बंगाल का हिस्सा आया इनके पास, तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बना रॉबर्ट क्लाइव। 1773 में पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पोस्ट का नाम याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। 1833 में पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। एंड 1858 में पहला वाइसरॉय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। बस ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है। पहले बंगाल इनके पास एरिया आया तो पहले पोस्ट खाली बंगाल का कंट्रोल था, इसलिए गवर्नर ऑफ बंगाल। पर कंट्रोल बढ़ता गया तो बंगाल वाले को स्पेशल पावर दे दी गई, उसको बोला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 तक पूरा इंडिया का कंट्रोल आ चुका था लगभग, तो क्या बोला गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पोस्ट का नाम बदल दिया गया। और 1858 में नया एक्ट आया, उन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, ब्रिटिश सिस्टम चलेगा, यानी वॉइसरॉय की पोस्ट आ गई, इसलिए लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइसरॉय बने। क्लियर है सबको? यस और नो? अगला सवाल, ये सवाल है पूरा 21 रुपए के लिए। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन था? हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? और एग्जाम के प्रेशर के बारे में एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि अगर एग्जाम में 2x2 करना हो ना, तब भी हम 2x2 ऐसे ही करते, डायरेक्ट 4 नहीं लिखा जाता। यही सारा एग्जाम का प्रेशर है। हाथ कांपेंगे, बीपी बढ़ेगा, टेंशन होगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। उस पूरे टाइम पीरियड में जो अपने आप को कंट्रोल कर पाता है वही अचीव कर पाएगा, वही सक्सेस उसको मिलेगी। आंसर है लॉर्ड रिपन। (1880) से लेके 1884 तक लॉर्ड रिपन रहे थे। इन्हीं के टाइम पीरियड में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आंसर इज लॉर्ड रिपन। इनके बाद आए थे डफरिन 1884 से 1888, और डफरिन के टाइम पीरियड में ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिपन ने काफी सारी चीजें इंप्रूव की थी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो इनसे पहले वाले लिट्टन लेके आए थे, उसको हटाया था। स्कूल और ये सारी चीजें लोकल गवर्नमेंट देखेंगे, ये इन्होंने बिल पास कराया था। तो आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, अरुणा असफ अली कौन से मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है? क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंट, नॉन कॉपरेशन, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ये क्वेश्चन मैं सारे पीडीएफ में दे दूंगा। अभी क्लास के बाद मैं शेयर करवा दूंगा, इसमें कुछ नहीं है ऐसा क्वेश्चंस में। आंसर है इनका क्विट इंडिया। मैंने आपको बताया था इन्होंने झंडा फहराया था। क्यों फहराया था? क्योंकि सारे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अरेस्ट हो चुके थे। तो वो जो झंडा फहराया था वो किसने फहराया था? अरुणा असफ अली जी ने। कब फहराया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में 9 अगस्त को, यानी 8 अगस्त और 9 अगस्त के बीच का टाइम, मिडनाइट पे। एबी जी अभी तो चक्कर भी आएंगे।
सो आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी लेडी है जिन्होंने फ्लैग होस्ट किया था। तो आंसर इज अरुणा असफ अली। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो। ग्रुप्स में मिलेगा, और अगर आपको वैसे पीडीएफ चाहिए, आप ग्रुप्स में नहीं है तो ये नंबर मेरा है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो सब याद आएंगे, ये भी याद आएगा कि मैंने बचपन में किसको थप्पड़ मारा था, शायद भगवान उसी की सजा मुझे दे रहा है जो मुझे सब कुछ भूल रहा है। गांधी जी के साथ एसोसिएटेड 3 मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। ये वो मूवमेंट है जो पैन इंडिया है। उससे पहले जो मैंने चंपारण बताया था, अहमदाबाद बताया था, खेड़ा बताया था, वो किसी स्पेसिफिक एरिया से एसोसिएटेड थे। सो पैन इंडिया जो 3 मूवमेंट हैं वो हर 10-10 साल के रेंज के आसपास आपको शुरू होते हुए मिलेंगे। जैसे नॉन कॉपरेशन 1920 में स्टार्ट हुआ, सीडीएम 1930 में स्टार्ट हुआ और लगभग 12 साल बाद क्विट इंडिया 1942 में स्टार्ट हुआ। क्लियर है? तो ये 3 ऐसे मूवमेंट हैं जो पैन इंडिया बड़े लेवल पे गांधी जी की लीडरशिप में हुए थे। उसके अलावा लोकल लेवल पे क्या क्या था मैंने बता चुका हूं, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह। स्वदेशी एंड बॉयकॉट के टाइम पे लीडर आपके तिलक वगैरह थे, बाल गंगाधर तिलक एंड बाकी सब लोग, क्योंकि स्वदेशी एंड बॉयकॉट काफी पहले हो गया था 1905 के आसपास। उस टाइम ये सब लोग इतने पॉपुलर, इतने एक्टिव नहीं थे, ये लोग बाद में एक्टिव होना स्टार्ट हुए 1920s के आसपास। उस टाइम गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, दादा भाई नरोजी थे, जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट जिस टाइम चल रहा था, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, जिनको आप एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं ना, लाल बाल पाल, और बिंदु घोष थे, भगत सिंह के चाचा थे। तो ये सारे क्लियर है यहां पे। उसके अलावा गांधी जी के साथ एसोसिएटेड उनके न्यूज़पेपर्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए। हरिजन, इंडियन ओपिनियन, न्यू इंडिया। एनओजी मैंने बोला तो है, ये नंबर मेरा है जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मैं क्लास के बीच में तो पीडीएफ नहीं शेयर कर पाऊंगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। इनमें से कौन सी किताब राजा राम मोहन रॉय जी ने लिखी है? आपको आपके चाचा का नहीं पता, मुझे मेरे। नांग जी, वो एक शेर नहीं है कि किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। डांडी मार्च का कॉन्सिक्वेंस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की स्टार्टिंग थी, बहुत सारे लीडर्स के अरेस्ट था। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है ऐसा वाला। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जहां आप लोग ग्रुप में गलत करते हैं ना, उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, आंसर है इसका सी, परसेप्ट ऑफ जीसस। ना ए है ना डी है अभी जी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जहां मेजॉरिटी बच्चों को डाउट होता है, और यहां पे डाउट आपका क्लियर होगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। आंसर इज सी। राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था अकबर टू ने, जो कि मुगल राजा था। राजा राम मोहन रॉय के साथ आपका जुड़ा हुआ है ब्रह्मो समाज।
ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये किताब उन्होंने इसलिए लिखी थी क्योंकि लोगों के बीच में बहुत सारे मिसबिलीफ थे। तो उन्होंने प्रॉपर पढ़ा बाइबल को, और बाइबल को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया और बोला कि देखिए, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो एक्चुअली में आप क्या, लोगों को जो पता है वो बाइबल में लिखा ही नहीं है। तो उसमें से जो भी लॉजिकल बातें थी, जो साइंटिफिक बातें थी, जो रियलिस्टिक बातें थी, उन्होंने एक किताब के फॉर्म में लिखी जिसका नाम था परसेप्ट ऑफ जीसस। ये दिखाने के लिए कि जो आपको जीसस के नाम पे बातें बताई जा रही हैं, ये आधी से ज्यादा चीजें उनकी लिखी हुई है ही नहीं। तो ये जो अंधविश्वास, ये सारी चीजें फैली हुई हैं, इसको रोकना पड़ेगा। उन्होंने अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट उठाए, उन सबको पढ़ा और लोगों को बताया कि जो आपको समझाया गया है, जो आपको बताया गया, वो एक्चुअली में सही नहीं है। हु इज अकबर वन? अकबर वन इज अकबर वन, हुमायूं का लड़का, जहांगीर का पप्पा अकबर। शाहजहां का दद्दा अकबर। ठीक है, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से, इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से इन्होंने कन्विंस किया विलियम बेंटिक को, और सती के खिलाफ मूवमेंट चला। किसके खिलाफ? सती के खिलाफ। सो याद रखिएगा, ब्रह्मो समाज के साथ ये जुड़े हुए हैं, ब्रह्मो सभा के साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले इन्होंने आत्मीय सभा भी फाउंड की थी। तो इन्हीं के एफर्ट की वजह से सती बैन हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1857 के रिवॉल्ट में दिल्ली का लीडर कौन था? बख्त खान, नाना साहिब, बेगम हजरत महल या कुंवर सिंह? दिल्ली का लीडर कौन था? पिंकी जी, कोशिश की जा रही है कि एक नया सेटअप सेट किया जाए। अब जहां मैं रहता हूं वहां तो मैं भी परेशान हूं। सुबह सुबह कोई टमाटर लेके आ जाता है, सुबह सुबह कोई, तो आपको जो परेशानी होती है वो मुझे भी होती है, लेकिन अब उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। तो आंसर इज जनरल बख्त खान। बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली का राजा था, मुगलों का आखिरी राजा था, उसका जनरल था जिसका नाम था बख्त खान। 10 मई 1857 को जब सोल्जर्स मेरठ से रिवॉल्ट करके जाते हैं दिल्ली की तरफ, और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुनते हैं। बहादुर शाह जफर की बहुत ज्यादा उम्र हो गई थी, तो उनका जो जनरल था बख्त खान, वही दिल्ली में पूरे मूवमेंट को लीड करता है। बेगम हजरत महल आपकी लखनऊ की रानी थी। नाना साहिब कानपुर के इलाके में लीड कर रहे थे। ठीक है, और जो आपके ये कुंवर सिंह है, आई गेस ये आपके बिहार के इलाके में थे। ये बिहार के इलाके में लीड कर रहे थे पूरे रिवॉल्ट को। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए, इसमें से कौन से एक्ट ने इंडिया की लेजिस्लेचर को बाइकैमरल किया? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर है डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990।
बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है जैसे आज की डेट में दो हाउसेज है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो वैसे ही पहली बार दो हाउसेज बनाए गए थे 1919 में। सो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको बाइकैमरल हाउसेज से रिप्लेस किया गया था। एक अपर हाउस बनाया गया था, एक लोअर हाउस बनाया गया था। अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया और लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया। सो आंसर इज डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। बाइकैमरलिज्म का मतलब दो हाउसेज होता है, लोकसभा राज्यसभा के जैसे दो हाउसेज। आंसर इज डी। क्लियर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ने पहली बार डायरकी भी इंट्रोड्यूस की। जो डायरकी इंट्रोड्यूस की थी वो प्रोविंशियल लेवल पे की थी। बाइकैमरल मतलब दो हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा जैसे दो हाउसेज होते हैं, उससे पहले एक ही हाउस होता था। नाइनटीन 1935 ने यही डायरकी को सेंटर के लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1935 ने ऑल इंडिया फेडरेशन को प्रपोज किया था। इसी के आउटकम को चेक करने के लिए आया था साइमन कमीशन 10 साल बाद। सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को जिन्होंने पढ़ा है। डायरकी का मतलब होता है जितने भी टॉपिक है उनको दो अलग अलग लिस्ट में बांट देना। एक ऐसे टॉपिक थे जो रिजर्व्ड थे, जो गवर्नर जनरल अपने हाथ में रख रहा था, और एक ऐसे टॉपिक थे ट्रांसफर्ड, जिसपे गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय प्लस इलेक्टेड मेंबर, चुने हुए मेंबर मिलके कानून बनाते थे। सो एक ऐसे टॉपिक थे जिसपे चीजें रिजर्व थी, जिसमें वॉइस रॉय प्लस उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसला करते थे। इसमें सारी अथॉरिटी वॉइस रॉय के हाथ में होती थी, उनको रिजर्व टॉपिक कहते थे। जैसे डिफेंस हो गया, जैसे पुलिसिंग हो गई। और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स और गवर्नर जनरल जिन पे फैसला लेते थे उनको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बोला जाता था। इसको कहते थे डायरकी। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर बताइए। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कौन से सेशन के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया? याद रखिएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो नागपुर में पास हुआ था। सीडीएम का जो रेजोल्यूशन है वो लाहौर में पास हुआ था। और क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो बॉम्बे में पास हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बॉम्बे में ये पास किया था। बॉम्बे बॉम्बे ये तीनों मैंने बता दिए हैं, इसको रट लीजिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नागपुर सेशन, सीडीएम का लाहौर सेशन, और क्विट इंडिया मूवमेंट का बॉम्बे सेशन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए। ट्रीटी ऑफ यंदाबू कब साइन की गई थी?
देखिए ऐसा डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साइमन कमीशन में नहीं था, 1919 के एक्ट में था, उसको चेक करने के लिए साइमन कमीशन आया था। तो 1826 में पहला एंग्लो बर्मीज वॉर एंड होता है, जिसको एंड किया जाता है विद ट्रीटी ऑफ यंदाबू। जिसको एंड किया जाता है विद ट्रीटी ऑफ यंदाबू। ये अगर राइट नहीं होगा तो मैं हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा, पर आप लोगों ने मेरा कैरियर बचा लिया है। तो ये याद रखिएगा 1824 से 1826 तक ये पूरी लड़ाई चली थी और इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे और ये जो फाइनली साइन हुआ था इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ यंदाबू। इसी के बाद देखिए अहोम्स राजाओं को लगा था, अहोम्स लोगों को लगा था कि ये जो एरिया है या जो ये सारी चीजें हैं ये हमारे कंट्रोल में वापस ब्रिटिशर्स दे देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं दी। इसलिए 1828 में अहोम्स रिवॉल्ट होता है। इट वॉज बिटवीन बर्मीज बर्मा आर्मी एंड ब्रिटिशर्स, जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। हु वॉन? ब्रिटिशर्स वॉन। मेमोरी पावर को कैसे इंक्रीज करें? एक दिन में तो नहीं होगा इंक्रीज। चलिए इस क्लास को रैप अप करते हैं। अभी शायद आपका ज्योग्राफी का एक रिवीजन ऐसा तो याद रखिएगा, मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको पहले डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो भी टॉपिक पढ़ते हैं जब टाइम मिले तो डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आप कोशिश करते हैं सिर्फ फैक्ट रटने की, और फैक्ट रटने की एक लिमिट होती है, हमारी दिमाग की एक स्टोरेज लिमिटेड है। पर जब हम चीजों को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, तो हम ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। डाउट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी एक और रिवीजन क्लास में कर लूंगा जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि इनर लाइन परमिट पे डिस्कस करूंगा, मैकमोहन लाइन पे डिस्कस करूंगा। आप लोग अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा रखिए। एग्जाम के टाइम पीरियड में कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ ये काम करेगा कि आपने कितना रिवीजन कर रखा है, उसके अलावा कोई चीज काम नहीं करेगी। एक ही चीज को जब तक मल्टीपल टाइम्स, इन्फिनाइट टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, तीन तीन चार चार बार चीजों का रिवाइज नहीं करेंगे तो भूलेंगे, ये तो तय है। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन।